Hello children, how are you? Hope you are fine. I am NB Rekha and I will teach you science. Children, कोविड महामारी की वजह से आप सभी स्कूल नहीं आ पा रहे और आपकी जो पढ़ाई है ऑनलाइन मोड पे चल रहा है। ऑनलाइन मोड में जैसे व्हाट्सएप है, आपका गूगल मीट है और यूट्यूब द्वारा आप घर में पढ़ रहे हो। पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अच्छा भोजन खाइए और बच्चों जब बाहर जाए आप ज़रूर मास्क पहनिए, अपने हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज करिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। बच्चों ये जो सिचुएशन है कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा और वापस आप स्कूल में आ जाओगे, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। तो बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप जब मॉर्निंग उठते हैं तो आप क्या क्या करते हैं बच्चों? यस, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं और आपकी मम्मी जो है किचन में खाना बनाती है, ठीक है? तो ये सब में एक कॉमन बात है, आप थोड़ा सोचिए तो। यस, वाटर, जल, पानी के बिना हम अभी जो बताया गया है कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको वाटर पढ़ाऊंगी। बच्चों जब हम किसी से मिलते हैं हम हेलो कहते हैं, उनका नाम पूछते हैं, तो इस चैप्टर में जाने से पहले हम वाटर से परिचय होते हैं। वाटर क्या है? तो आप देखिए वाटर, ठीक है, जो शुद्ध जल है उसका ना तो रंग होता है ना गंध होता है, यानी इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और बच्चों जो जल का जो दूसरा जो बात है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ भी मिलाओ उसमें आसानी से वो अपने में मिला देता है, इसलिए जो जल है सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। अब जल का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जल ही ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी 3 स्टेट्स है वाटर का। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। बच्चों आपके घर में फ्रिज तो होगा और फ्रिज में फ्रीज़र में आप देखे होंगे कि वहाँ पे आइस क्यूब रहता है, तो जो आइस क्यूब है वो आपका वाटर का जो है सॉलिड रूप है, ठीक है। और अगर वो आइस क्यूब के अगर बाहर रख दे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और उसी पानी को अगर हम लोग उबालेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो आप इस पिक्चर में वाटर की तीनों अवस्थाएं देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको सिर्फ एक ही बकेट पानी दिया जाए और आपको उस दिन का पूरा कार्य उस बकेट में जो पानी है उसी से करें। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? बहुत मुश्किल है ना, नामुमकिन है, ठीक है। तो पानी जो है वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ नीड वाटर टू सर्वाइव। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए? जल चाहिए, वाटर चाहिए। हमारा जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज 2/3 of the earth is covered with water, but most of the water is from oceans and sea, which is unfit for drinking purpose and other household or domestic purpose, because उसमें क्या होता है? सॉल्ट मिला होता है। तो फ्रेश वाटर की मात्रा जो है अर्थ में बहुत कम है, इसलिए वाटर इज प्रेशियस, सेव वाटर। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग यूसेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, फ्लड एंड ड्रॉट, वेज टू कंजर्व वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। आप अभी इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं ना,
आपको तो अभी पता ही चल गया होगा जल के उपयोग, ठीक है। मॉर्निंग में उठते तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं, टॉयलेट्स में जाते हैं, नहाते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है पानी पीना। और आपका जो किचन में आपकी मम्मी जो है खाना पकाती है उसमें पानी का उपयोग होता है, और कार और बाइक धोने में इसका उपयोग होता है। इवन आप जब भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन जो खाते हैं उसमें राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट सभी है ना बच्चों। इसके जो सिंचाई करने के लिए फार्मर्स जो है जल का उपयोग करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में आपका जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जो सामान बनाना होता है, सामग्रियाँ बनानी होती हैं, उसमें भी वाटर का उपयोग होता है। इवन आपके हाथ में जो टेक्स्ट बुक है या नोट्स है वो जो है कैसे बनता है, 2 ग्लास ऑफ वाटर इज नीड टू मेक अ पेज ऑफ अ बुक। सो पानी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूसेस ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, इन इंडस्ट्रीज, इन इरिगेशन। तो बच्चों, तो आपके घर में पानी कैसे आता है बताइए जरा। आपका आंसर होगा नल। नलों द्वारा आपको पानी मिलता है। लेकिन नल में पानी कहाँ से मिलता है? और नल में ओवरहेड टैंक या आपका जो विलेज का जो बड़ा टैंक है उससे आता है। लेकिन वो टैंक में पानी कहाँ से आता है? तो आपका आंसर होगा डैम से। लेकिन डैम में पानी कहाँ से आता है? तो डैम में जो पानी है विभिन्न स्रोतों से, जल के विभिन्न स्रोतों से आता है। तो sources of water, the main sources of water are rain water, rivers, lake, pond, spring, well, etc. तो ये जो sources of water है, इससे जो है पानी डैम में उसको स्टोर करते हैं और वहाँ से जो प्यूरिफाई करके उसको पाइपलाइन द्वारा आपके घरों में, ऑफिस में और स्कूलों में भेजा जाता है। बच्चों, आपने बारिश तो देखा होगा और बारिश में भीगे भी होंगे ना, ठीक है। तो आपने कभी सोचा ये बारिश कैसा होता है? ठीक है, रेन। तो रेन कैसा होता है? तो रेन को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी। आपके घर में आपकी मम्मी जो है कपड़े धोती है, पोंछा लगाती है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, कपड़े जो है बाहर में जब बिछा देती है थोड़ी देर में वो सूख जाते हैं और फर्श भी थोड़ी देर में सूख जाता है। ये कैसे हो जाता है? जो पानी कपड़े में उपस्थित था या फर्श में था वो गायब हो गया। ये कैसा हो गया? बच्चों, जब सूरज का लाइट पड़ता है ना, सूरज की गर्मी लगती है तो ये जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है वो वाटर वेपर बन जाता है, जो गैसेस स्टेट में हो जाता है। तो वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर। तो इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है एवोपरेशन, द प्रोसेस इन विच द वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म changes to water vapor that is in gaseous form is known as evaporation. अब हम एक एक्टिविटी द्वारा आपको समझाते हैं। आपको 2 प्लेट लेना है, सेम प्रकार का प्लेट लेना है। उसमें आप क्या करिए, एक बॉटल का मदद से या ग्लास का मदद से सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है दोनों प्लेट में डाल दीजिए और एक को आप धूप में रख दीजिए बाहर और एक को शेड में। कुछ देर बाद आप जाके देखिए, आप पाएंगे कि जो धूप में जो रखा है, जो बर्तन, जो प्लेट आपने जो रखा था उसमें जो पानी की मात्रा जो है शेड में जो रखे बर्तन से आपका कम हो गया। एवोपरेशन तो दोनों में हुआ है, लेकिन जो बाहर जो रखा बर्तन है या प्लेट है उसमें एवोपरेशन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सन का रेस उसमें डायरेक्ट पड़ती है और जो पानी ज़्यादा हीट हो जाता है। आप बारिश में भीगे तो होंगे और उसका टेस्ट भी आपको पता चला होगा, वो नमकीन नहीं है। तो 6th स्टैंडर्ड में ही आपका जो
चैप्टर है 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आपने पढ़ा था कि अगर हम पानी में नमक घोल दें और उसको अच्छी तरह से गर्म करें, पानी तो एवोपरेट हो जाता है, वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और पीछे नमक छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जब सूरज की गर्मी ओशियन और सी में लगती है तो ओशियंस और सी का जो पानी है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और वो वाष्प बन के चला जाता है और पीछे सॉल्ट्स और इम्प्यूरिटीज भी छोड़ देता है। अब ये जो एवोपरेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक्चुअली सूरज की गर्मी जो है ओशियंस, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड सब में जब पड़ती है तो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे वाष्प बन के या वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है। बच्चों, एवोपरेशन जो है ओशन, सी, रिवर, लेक से ही नहीं होता। आपको प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्लांट्स में जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसे स्टोमेटा कहते हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में टोटली जो वाटर वेपर आता है वो एवोपरेशन से और ट्रांसपिरेशन से दोनों से आता है। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है कंडेंसेशन, वो प्रोसेस हम लोग समझेंगे एक एक्टिविटी द्वारा। आपको एक ग्लास लेना है और उसमें हाफ फिल वाटर लेना है और ग्लास की जो सरफेस है उसे अच्छी तरह से पहुँच लीजिए। ग्लास में पानी है लेकिन सरफेस आप देख रहे हैं एकदम क्लियर है। देखो बच्चों, अब आप इसमें ठंडा पानी और बर्फ डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए आप वेट कीजिए। बच्चों, आपको कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखिए। अब इस सरफेस में आप छोटे छोटे बूंद देख सकते हैं पानी के, ठीक है। वो तो पहले नहीं था, हमने तो पहुंच दिया था। तो होता ये है कि जैसे ही हम इसमें आइस डालें, ये जो ग्लास का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया। वो ठंडा हो गया तो उसके अगल बगल तो एयर है ना, यहाँ सब एयर है, वो एयर भी ठंडा हो गया। और एयर जब ठंडा हो गया तो एयर में जो वाटर वेपर है ना बच्चों, वो जो है क्या हो गया, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल गया। यानी वाटर वेपर जो गैसियस था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया और वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में यानी लिक्विड फॉर्म में बदल गए। इसे को कंडेंसेशन कहते हैं। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। तो जो वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन से ऊपर गया है वो सफिशिएंट ऊंचाई में जाने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। और जब ऊंचाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बादल का रूप ले लेगा। कैसे लेगा? जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर सफिशिएंट हाइट में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा वाटर वेपर और वो एयर में फ्लोट करेगा या तैरेगा और बादल बन जाता है। बच्चों, बारिश कैसे बनता है तो उसके लिए इवोपरेशन समझ गए, उसके बाद आपका कंडेंसेशन समझ गए। अब तीसरा जो पॉइंट है प्रेसिपिटेशन। अब मैंने बोला था ना, जो जलवाष्प या वाटर वेपर ऊपर चला गया है और बादल बन गया तो वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से बादल बना है। अब ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो आपस में मिल जाएंगे और भारी हो जाएंगे। भारी होने के बाद नीचे धरती की ओर गिरने लगेंगे। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? When the water droplets become heavier
and falls in the form of rain, snow and hail from the sky is called as precipitation. तो प्रेसिपिटेशन में मेनली तो बरसात होती है, बारिश होती है, लेकिन कोई कोई जगह में क्या होता है, वहाँ जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पे स्नो और हेल भी गिरता है. हेल यानी ओली. तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जब बारिश होता है तो ये जो पानी वापस कहाँ चले जाता है, ओशियन, सी, रिवर सब में चला जाता है. तो बच्चों, जब मैं समझाई थी एवोपरेशन और उसके बाद आपका कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग समझते हैं. ठीक है. जब सूरज निकलता है तो वो क्या होता है, उसका जो सूरज की रोशनी जो है उसकी वजह से पानी जो ओशंस में, सी में है, रिवर में है, वो गर्म होता है और वो एवोपरेट हो जाता है. ठीक है. एवोपरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है. ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है. उसके बाद ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, बादल बन जाता है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन द्वारा यानी उसके बाद बारिश होती है. तो ये एक चक्र की तरह है जिसे हम कहेंगे वाटर साइकिल. तो बच्चों, वाटर साइकिल है, so the water that falls in the form of rain, snow, etc. Flow back to the oceans, river, lake, etc. And this cycle goes on again and again. And this is what water cycle is. तो water cycle क्या है? The constant flow of water from the earth to the atmosphere and back to the earth is known as water cycle. लगभग सारे जगह में जो है रेन गिरता है प्रेसिपिटेशन में, लेकिन आपको पहले भी बता दी कि कई कई क्षेत्र में जो है स्नो और हेल भी गिरता है. ठीक है. तो जैसे माउंटेन है उसमें स्नो गिरता है और स्नो मेल्ट होके क्या हो जाता है, रिवर में आ जाता है. ठीक है. और रेन वाटर क्या करता है, फिर से ओशियन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड को फिल कर देता है. और कुछ पानी जो है कहाँ आ जाता है, ग्राउंड में भी आ जाता है. कैसे आता है, ये जो बारिश की बूंदें जब लैंड में गिरती है, सॉइल में गिरती है, तो कुछ हिस्सा पानी का सीप कर यानी एकदम नीचे चला जाता है और इसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. और ये ग्राउंड वाटर हमें कैसे मिलता है, वेल, ट्यूबवेल के द्वारा. तो बच्चों, कभी कभी कैसा होता है, वैसे तो बारिश तो होता है, वो आम बात है, लेकिन कभी कभी हैवी रेनफॉल होता है. 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 दिन लगातार बारिश होती है. तो बारिश अगर ज़्यादा होने से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. आप सभी को तो पता है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो सोर्सेस ऑफ वाटर आपको मालूम है ना, क्या क्या है, रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड है कि नहीं. इसमें ये जो रेन वाटर चला जाता है और रिवर्स, लेक और पॉन्ड एकदम भर जाता है. भरने के बाद क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. कभी कभी डैम को भी खोलना पड़ता है. डैम में भी जो पानी एकदम भर जाता है, आपने न्यूज़ में सब देखा है ना. ठीक है. डैम को खोल देते हैं तो वहाँ का पानी और यहाँ का पानी पूरा फ्लड, और इतना ज़्यादा जो है पानी जो है गांव में, शहर में घुस जाता है और फ्लड से बहुत नुकसान होता है. तो एक्चुअली फ्लड है, फ्लड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फ्लड यानी बाढ़. फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन लैंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल. ठीक है. अब फ्लड होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप सभी को पता है. फ्लड होने से, फ्लड में तो पानी भर जाता है, रोड, नदी, नाले सब में भर जाता है. ठीक है. और कई दिनों तक रहेगा तो क्या होगा, बीमारियां भी फैल सकती हैं, महामारी फैल सकती है. लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, खाने को खाना नहीं मिलेगा. ठीक है. इससे क्या होगा, लोगों को बहुत तकलीफ होगी. इवन और अगर फ्लड और ज़्यादा हो जाएगा तो जो पानी है वो इतना शक्तिशाली है, वो क्या करेगा, एनिमल्स और इवन ह्यूमन बीइंग्स सबको लेके चला जाएगा. तो पूरा गांव का गांव, सिटी का सिटी जो है वैनिश हो सकता है फ्लड से. तो फ्लड को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अगर हम लोग कुछ ठीक करेंगे तो वाटर को बाहर निकाल सकते हैं. अब
स्थानों पे क्या होता है, बहुत सारी जगह पे बारिश नहीं होती, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, सालों साल बारिश नहीं होती। तो इतनी लंबे समय तक बारिश नहीं होने से वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। सूखा यानी ड्रॉट। ड्रॉट बहुत ही परेशान करने वाले वर्ड है ड्रॉट। सूखा यानी पानी नहीं मिलना। आप अगर घर में अगर आपको एक दिन में अगर पानी न मिले तो आपको कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सूखा जहाँ पे होता है वहाँ क्या प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले व्हाट इज ड्रॉट, द डेफिनेशन क्या है। ड्रॉट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ ईयर और मोर। तो जो प्रदेश में सूखा पड़ता है वहाँ पे क्या है, वहाँ की मिट्टी जो है सूख जाती है, वहाँ में जो प्लांट्स हैं वो भी मर जाते हैं, और जो मिट्टी से जो वाटर है एवापोरेट होते जाते हैं और मिट्टी एकदम सूख जाती है। वहाँ में जो लोग रहते हैं उनका जो है फूड और फॉडर की भी कमी हो जाती है। फूड खाने की कमी हो जाती है, फॉडर यानी चारे की कमी हो जाती है। वहाँ जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं बिना पानी के। तो ड्रॉट या सूखे को हम पेड़ लगा के रोक सकते हैं। आपको मालूम है ना बच्चों, जुलाई के महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट्स को रोपें तो क्या होगा, प्लांट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स की जो पत्तियों में पहले भी मैंने बोला ट्रांसपिरेशन द्वारा जो है वाटर वेपर चला जाएगा, तो इससे क्लाउड्स बनेगा और वो रीजन में बारिश होगी। तो हम प्लांट्स लगा के, ट्रीज लगा के हम ड्रॉट को आने से रोक सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेज टू कंजर्व वाटर। तो पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी जो अर्थ में है वो वैसे के वैसे है। तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन को पानी सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया। आप सिटीज़ में, विलेजेस में भी आप देखेंगे अभी ऐसा हाल है कि एकदम लंबा जो कतार है पानी के लिए, और तब भी जो है पानी किसी को मिलता नहीं। दूर दूर तक जाते हैं महिलाएं पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो मॉर्निंग से इवनिंग उनका वही काम रहता है, इतना परेशान हो जाते हैं। ऐसा हाल हो गया। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने कहा था कि हमें पानी खरीदना पड़ेगा और सब हंस रहे थे, लेकिन आज देखिए वो दिन आ गया है हम पानी को खरीद लें। लेकिन ऐसा सिचुएशन ना आए कि हमारे पास पानी ना खरीदने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से वाटर को कंजर्व करने की कुछ कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, जगह जगह जाके जो है नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, और स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह में भी पेंटिंग कंपटीशन सब करा के आप बच्चों को भी इसमें समझा सकते हैं। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है प्लांटिंग ट्रीज़ को प्लांट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बारिश होगी। और अगर आपके घरों में लीक्स हैं, टैप्स और पाइप हैं, उसको ठीक करा दीजिए ताकि वाटर लॉस ना हो, और जितना हो सके कम यूज़ करें, वेस्ट न करें पानी को। और इस मेथड से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बारिश तो होते रहती है, और आपने देखा होगा बहुत सारा जो बारिश का पानी जो है ऐसे ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, नदी नालों में बह जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, ओशन में चला जाता है। तो ये जो रेन वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दो मेथड है। एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश जब होता है बच्चों, तो आपके घरों के ऊपर सब जगह गिरता है ना, तो ये जो घरों के ऊपर में जो गिरता है रूफ में आपका, उस रूफ में आप जो है रूफ से पानी को
पाइप द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं या स्टोरेज टैंक में डाल सकते हैं। और यहाँ आप जो स्टोरेज टैंक में जो पानी कलेक्ट होता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप समझेंगे कि ये जो पानी है उसको हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरा जो इसी में आप कर सकते हैं, जो रूफ टॉप में जो पानी कलेक्ट होता है पाइप द्वारा, आप एक काम करिए कि गार्डन में एक पिट बना दीजिए, गड्ढा कर दीजिए, उस गड्ढे में वो पानी डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है रिफिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है, बारिश के पानी जो है ड्रेन्स में भी चले जाते हैं, तो आपका जो छोटा छोटा ड्रेन्स है आपके घर के, उसको आप जो है मोड़ के ग्राउंड में, आपके गार्डन में ला सकते हैं, जिससे भी ग्राउंड वाटर फिल हो जाएगा। तो आज हमने इस चैप्टर को समझा है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया। अब मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट दूँगी। बच्चों, अभी आपको स्क्रीन में वाटर चैप्टर का जो होम असाइनमेंट दिख रहा होगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था ना, आपको याद है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। जल के कितने अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और वाटर ही ऐसा एक पदार्थ है जो नेचुरली ये तीनों स्टेट में उपस्थित है। तो तीनों स्टेट क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज ठोस, द्रव और गैस। अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द यूसेस ऑफ वाटर। बच्चों, आपको पता ही है ना यूसेस ऑफ वाटर क्या क्या है। ठीक है, बोलिए जल्दी जल्दी। ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Collecting rainwater and storing it for future use is called rainwater harvesting. बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपना होम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। बच्चों, यहाँ पे आपका होम असाइनमेंट कंप्लीट होता है और इस चैप्टर को पढ़िए, आप समझिए। ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ।